इटरेटर बाय पाबली। अब इटरेटर जो है इस एक्शन की हेल्प से दोस्तों हम एरे फॉर्मेट के डेटा को रो वाइज मैनर में एक एक करके उस पूरे रिकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो एरे फॉर्मेट का डेटा होता है ये क्या होता है। अभी तक जो डेटा जो रिस्पॉन्सेज हम देख रहे थे वो सिंपल की और वैल्यू के पेयर में थे। हमारे पास एक साइड पे की थी, लेबल्स थे और उसके सामने उनकी वैल्यूज थी और इन वैल्यूज को हम अपने नेक्स्ट स्टेप में मैप करके अपने वर्क फ्लोज को सेटअप कर रहे थे। बट यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि की और वैल्यू की जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, ये हमें एक एक करके मिलती है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल गूगल शीट का कोई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है तो हमारे पास पहले कॉलम का नाम होगा और उसके सामने उस रो में क्या वैल्यू हमने एंटर की है वो वैल्यू रिसीव हुई होगी। लेकिन एरे फॉर्मेट में दोस्तों हमें कलेक्टिवली सारा डेटा, सारा रिस्पॉन्स रिसीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गूगल शीट से 10 रो का जो डेटा है वो पावली कनेक्ट में लिया है और वो मैं सिंपल फॉर्मेट की जगह एडवांस फॉर्मेट में, एरे फॉर्मेट में लिया है, तो 10 रो के कंप्लीट रो का, पूरी रो का जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स का डेटा जो है कलेक्टिवली एक एरे फॉर्मेट में मुझे पावली कनेक्ट के अंदर रिसीव होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस डेटा को प्रोसेस करूं और जो 10 यूजर्स है उन्हें एक ईमेल सेंड करूं फॉर एग्जांपल। तो मुझे उस डेटा को एक एक करके प्रोसेस करना होगा। पहले मैं फर्स्ट यूजर, जो फर्स्ट रो में जिस यूजर का डेटा है उस रो के डेटा को प्रोसेस करूंगा, उसे ईमेल सेंड करूंगा। देन मैं सेकंड यूजर के डेटा को प्रोसेस करूंगा। देन मैं थर्ड रो के थर्ड यूजर के डेटा को प्रोसेस करूंगा और इस तरीके से हम रिपीटेड वे में एक एक करके सबके डेटा को हम प्रोसेस करना चाहते हैं। और इस तरीके के एक्शंस के लिए, इस तरीके की स्टेप्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इटरेटर बाय पावली का। तो ये कहता है रिपीट अ सेट ऑफ एक्शन मल्टीपल टाइम्स, कि इटरेटर के बाद के जो भी एक्शंस हमने ऐड किए हैं उन एक्शंस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। यानी कि जितने भी सेट ऑफ डेटा हो गए, जितने भी गूगल शीट से रो हमने लिए है एरे फॉर्मेट में, उन सभी रो के लिए उसके बाद के एक्शंस जो है एक एक करके उन डेटा के साथ परफॉर्म किए जाएंगे। और ये कहता है परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन फॉर ईच इटरेशन। यानी कि ईच इटरेशन मतलब जब हम एक रो के डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक इटरेशन। तो अगर उसके बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल 4 स्टेप ऐड किए है इटरेटर के बाद, तो वो एक रो के डेटा के साथ वो चारों स्टेप्स परफॉर्म करेगा। देन वो दूसरे रो का डेटा लेगा एंड उसके साथ वो चारों स्टेप्स परफॉर्म करेगा। और ऐसे करके जो एरे का डेटा है हमारे पास, उस डेटा को हम इटरेट करते हैं और पूरे वर्कफ्लो को उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे ये इटरेटर को हम एक्चुअली कैसे यूज करते हैं, ये कैसे काम करता है और कैसे हम रियल लाइफ वर्कफ्लो कंडीशंस में इस इटरेटर का यूज करते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। सो दोस्तों यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं हमारे वर्कफ्लो पे। अब इस वर्कफ्लो में दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास गूगल शीट्स में मेरे स्टूडेंट्स का जो डेटा है रिजल्ट का वो यहाँ पे मौजूद है और मैं जो रिजल्ट्स का डेटा है इनके थ्रू, इस डेटा के थ्रू जो सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स है उन्हें एज अ ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट का नाम है, उनकी क्लास, उनका ईमेल एड्रेस और उनके कंप्लीट रिजल्ट्स भी है यहाँ पे। अब ऐसा करने के मेरे पास दो तरीके हैं, मैनुअल वे या फिर हम देखेंगे कि पावली क्लिनिक की हेल्प से हम ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक डे पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ये सभी जो रिजल्ट्स है, ये सभी जो ईमेल्स है वो मेरे स्टूडेंट्स को एक साथ सेंड हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप किया जिसमें सबसे पहले हमने ट्रिगर सेटअप किया है शेड्यूल। अब शेड्यूल हमने किया शेड्यूल वंस क्योंकि रिजल्ट हम एक बार ही भेजेंगे। और फिर मैंने सेलेक्ट किया डेट और टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे मैं ये जो रिजल्ट्स है मेरे स्टूडेंट्स को सेंड करना चाहता हूँ एज अ ईमेल। तो हमने यहाँ पे एक शेड्यूल सेटअप किया 25 ऑफ मार्च 2023 के 5th। सो यहाँ पे हमने इस वर्कफ्लो को शेड्यूल किया है 25 ऑफ मार्च 2023 5 PM के लिए। तो शेड्यूल तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, इस वर्कफ्लो के शुरू होते ही हम पहले जो स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स और उनके रिजल्ट का डेटा है हमारी गूगल शीट में, इस पूरे डेटा को हम पावली कनेक्ट में रिसीव करना चाहते थे। ताकि पावली कनेक्ट में पहले हम इस डेटा को लेंगे एंड देन पावली कनेक्ट की हेल्प से हम ऑटोमेटिकली जो ईमेल्स है सभी स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने एक्शन सेटअप किया है गूगल शीट्स का, और गूगल शीट्स का एक एक्शन इवेंट है गेट रोज, जिससे हम अपनी गूगल शीट में मौजूद जितने भी रोज का जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक्शन स्टेप को हमने सेटअप किया, हमने सेलेक्ट की अपनी स्प्रेडशीट एंड देन शीट के बाद इसने हमसे पूछी रेंज कि किस रेंज का जो डेटा है वो हम पावली कनेक्ट में रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डेटा था, जितनी भी रेंज में मेरे गूगल शीट में डेटा था वो रेंज यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं A2:J4, ये होगी मेरी डेटा की रेंज। बट इस रेंज में से दोस्तों मैं जो J4 था उसका जो 4th रो नंबर था वो मैंने रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसके लिए हम इस इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ते हैं। यू कैन यूज रेंज एज A2:D टू गेट ऑल फिल्ड रोज
D is the last column header of the sheet. Also ensure that you must have data in the given range. So यहाँ पे अगर मैं A2:J4 लेता हूँ तो स्पेसिफिकली सिर्फ इतनी ही रेंज का जो डेटा है वो हम पाबली कनेक्ट में रिसीव करेंगे इस एक्शन स्टेप में। बट अगर यहाँ से मैं J4 में से जो फोर्थ रो नंबर है इसे रिमूव करता हूँ तो A2 से लेके कॉलम J तक जितना भी डेटा होगा, जितनी भी रोज में वो डेटा होगा, यहाँ पे वो कंप्लीट डेटा, वो पूरा डेटा जो है हम पाबली कनेक्ट में रिसीव कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस कंडीशन में कि हम कितना डेटा, किस रो तक का जो डेटा है वो पाबली कनेक्ट में रिसीव करना चाहते हैं। जो भी हमारी लास्ट रो होगी डेटा की, उस लास्ट रो तक का पूरी रेंज का जो डेटा है हम कुछ इस तरीके से बिना रो नंबर मेंशन किए जो है पाबली कनेक्ट में रिसीव कर सकते हैं। अब इस रेंज को एंटर करने के बाद हमने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें इस पूरी रेंज का जो डेटा है वो रिसीव हो गया पाबली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास से पहले स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल, उसका क्लास और उसके रिजल्ट की डिटेल्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका रो नंबर। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का नेम, ईमेल, क्लास और उसकी डिटेल्स। फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट की डिटेल्स। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेरी गूगल शीट की जो भी रेंज थी, जो भी स्टूडेंट का डेटा था, उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पाबली कनेक्ट में रिसीव हो गया है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा काफ़ी सिंपल केस है। हम नेक्स्ट स्टेप में जो जीमेल का स्टेप है या पे एसएमटीपी जो है उसे ऐड करेंगे और उसके थ्रू ईमेल्स जो है सभी स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें गूगल शीट से हम नहीं जानते कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमें यहाँ पे शीट में मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हमें ये चीज़ पता भी हो तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो ईमेल एड्रेस है स्टूडेंट्स का, एक एक स्टूडेंट को हम इंडिविजुअली जो है उनका रिजल्ट सेंड करना चाह रहे हैं। बट इस तरीके से हमारे गूगल शीट में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमें उतनी बार सेंड ईमेल का जो स्टेप है वो ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से, मतलब इसका एक रिस्पॉन्स में हमें सभी स्टूडेंट की जो डिटेल्स है उनके रिजल्ट की और उनके ईमेल एड्रेस की, ये अलग अलग रिसीव हुई है। तो एक एक करके हमें उतनी बार उस स्टेप को ऐड करना होगा एंड देन हमें उस डेटा को एक एक करके हर स्टेप पे मैप करना होगा। लेकिन दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस है, जो रिपीटेटिवली ईमेल्स को की स्टेप ऐड करने का जो प्रोसेस है, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं और इसीलिए हम यूज करते हैं दोस्तों इटरेटर का। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इटरेटर की हेल्प से हम एक रिपीटेशन करते हैं किसी भी टास्क का, एक लूप क्रिएट करते हैं जिससे हमारे वर्कफ्लो में वो जो टास्क है उसके बाद की जो स्टेप्स है वो बार बार हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे एक ऐड एक्शन स्टेप के जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन चूज ऐप में हम सेलेक्ट करेंगे इटरेटर का। अब इटरेटर बाय पाबली सेलेक्ट करते ही ये हमसे कह रहा है चूज एरे। अब ये एरे क्या होता है? सो एरे दोस्तों बेसिकली जेसन फॉर्मेट का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है उसे हम कह सकते हैं एरे। तो अभी तक हम जो रिस्पॉन्सेज रिसीव कर रहे थे वो की और वैल्यू के पेयर्स में कर रहे थे, लेबल और वैल्यू के पेयर्स में कर रहे थे, जो कि एक सिंपल फॉर्मेट का रिस्पॉन्स है। तो अभी तक हमने अपनी हर स्टेप में देखा है कि यहाँ पे एक सिंपल रिस्पॉन्स का जो है वो बटन होता है। जब हम इस पे हवर करेंगे तो ये कहता है सिंपल रिस्पॉन्स विल गिव डेटा दैट इज रेडी टू मैप। Advanced response will give you package data on which you can apply extractor, iterator, etc. If you change the response format, make sure to save and capture the response again. So यहाँ पे हम जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है अगर इसे ऑफ करें एंड इसे ऑफ करने के बाद अगर हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिजल्ट मिलेगा जो कि एरे फॉर्मेट का रिस्पॉन्स का होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक हमें एक सिंपल की वैल्यू पेयर में सिंपल रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा था जिसमें हर तरीके का डेटा हमें सेपरेट फॉर्मेट में, सेपरेट वैल्यू में रिसीव हो रहा था। बट यहाँ पे अब हमें एक रिसीव हुआ है एरे रिस्पॉन्स। एरे रिस्पॉन्स यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स, जो पूरी रेंज हमने यहाँ पे एंटर की थी गूगल शीट में, उस गूगल शीट की पूरी रेंज का एक कलेक्टिव कॉमन रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट रो का, फर्स्ट स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, देन यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है थर्ड स्टूडेंट का रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से जो एरे ऑफ रिस्पॉन्स है हमें ये रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम रिस्पॉन्स जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन ऑफ करते हैं और एरे में रिस्पॉन्स कैप्चर करते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इटरेटर की हेल्प से, कि जो इटरेटर करता है, इटरेटर एक रिपीटेटिव टास्क को बार बार करता है, किसी टास्क को रिपीटेटिवली करता है, एक लूप क्रिएट करता है। तो इटरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस एरे के रिस्पॉन्स को हम एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ एक एक करके रो वाइज मैनर में इस पूरे रिस्पॉन्स को, इस पूरे एरे को, पूरे डेटा को जो है हम प्रोसेस करते हैं।
कैसे? जैसे कि अब हमने एरे में रिस्पॉन्स रिसीव किया है, तो जब हम इटरेटर लगाएंगे तो इटरेटर पहले इस पूरे एरे रिस्पॉन्स में से एक रो का जो डेटा है उससे एक्सट्रैक्ट करेगा, उससे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने से मेरा मतलब है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इटरेटर के बाद हम जो भी स्टेप्स ऐड करेंगे उस डेटा के साथ उन सभी स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब हमारी आखिरी स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद इटरेटर सेकंड रो का डेटा पिक करेगा, एंड देन उस डेटा के साथ जो है पूरी स्टेप्स जो है पूरे वर्कफ्लो जो है उसके बाद उन्हें परफॉर्म करेगा। देन ये थर्ड रो का डेटा लेगा, और इसी तरीके से एक एक करके रो वाइज मैनर में जो है इटरेटर इन सभी डेटा को प्रोसेस करेगा, इस वर्कफ्लो में आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो हमने एरर रिस्पॉन्स जो है वो तो रिसीव कर लिया है, और इटरेटर जो है वो सिर्फ एरर रिस्पॉन्स में काम करता है। एक बार फिर से यहाँ पे चूज ऐप में हम इटरेटर सेलेक्ट करते हैं एरर रिस्पॉन्स कैप्चर करने के बाद, एंड देन यहाँ आप देखेंगे कि चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स पकड़ लिया है, वो रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, जो कि हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे हमें मैनुअली जो है डेटा मैप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ड्रॉप डाउन में से रिस्पॉन्सेज में से इसने ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपके स्टेप्स में एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर आपने एडवांस फॉर्मेट में एरे में रिस्पॉन्स कैप्चर किया हो, तो उस कंडीशन में आपको ड्रॉप डाउन में से जो एरे रिस्पॉन्स है, एरे है, उसे सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। बट फिलहाल इस स्टेप में इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब चूज एरे में ये रिस्पॉन्स रिजल्ट, इस एरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। अब इस रिस्पॉन्स में जो पहली रो थी, जो सबसे पहली रो थी जिसका डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था, उस रो का डेटा आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स में। तुम्हारी पहली रो में गूगल शीट में पहले स्टूडेंट का नाम था डेमो स्टूडेंट, और ये थी उसकी डिटेल्स। और यहाँ इटरेटर के रिस्पॉन्सेस में आप सेम डिटेल्स, सेम रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे देख सकते हैं। सो इटरेटर में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, हम उसे पढ़ता है। ये कहता है द रिस्पॉन्स इंक्लूड द फर्स्ट एक्सपेंडेड डेटा सेट एज वैल्यूज which can be mapped in further step. At the time of workflow execution, it will process all values one by one. We support iteration of maximum 500 record at once. So ये जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो है हमें फर्स्ट एक्सपेंडेड डेटा सेट जो है, यानी कि इटरेटर में हमारे पास मल्टीपल रोज का डेटा आया था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट डेटा सेट होगा उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे इटरेटर में दिखाई दे रहा है। अब इस डेटा को, इस रिस्पॉन्स को लेके हम आगे जो भी हमारी स्टेप्स है उस स्टेप्स में डेटा को मैप कर सकते हैं और वर्कफ्लो को सेटअप कर सकते हैं। और जब एक्चुअल में वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा तो इटरेटर जो है एक एक करके इस पूरे डेटा को, इस पूरे एरे के डेटा को एक एक करके रो वाइज मैनर में प्रोसेस करेगा। यानी कि इटरेटर के बाद की जो भी स्टेप्स हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करने वाले, वो सभी स्टेप्स हर डेटा के लिए जो है प्रोसेस होगी, हर डेटा के लिए वो सभी स्टेप्स परफॉर्म होगी। तो अगर ऐसी कोई स्टेप है जो आपको इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में सिर्फ एक बार करनी है, तो वो स्टेप या तो आपको गूगल शीट के स्टेप्स के पहले ऐड करनी होगी, या फिर आपको राउटर सेटअप करके उसे सेग्रीगेट करना होगा, उसे सेपरेट करना होगा। क्योंकि इटरेटर के बाद हम जो भी स्टेप्स ऐड करेंगे उस पूरे डेटा का जो इटरेशन है उन सभी स्टेप्स में किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ईमेल का स्टेप ऐड किया, एंड देन यहाँ पे मैंने एक और स्टेप ऐड किया, फॉर एग्जांपल एक कंफर्मेशन मैसेज का, कि जैसे पूरा डेटा प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद मुझे सिर्फ एक बार मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए कि ईमेल्स जो है या फिर जो रिजल्ट्स है वो सेंड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इटरेटर के बाद की जो भी स्टेप्स होगी वो सभी डेटा सेट्स के लिए, सभी रिकॉर्ड्स के लिए जो है परफॉर्म होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का डेटा, इस गूगल शीट में हमने 3 रो का जो डेटा है वो रिसीव किया है। तो यहाँ पे जब वर्कफ्लो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तो पहले रो का डेटा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा, एंड देन इसके बाद की जो भी स्टेप्स हम ऐड करेंगे, ईमेल किया और भी कोई स्टेप्स, उन सभी स्टेप्स को परफॉर्म किया जाएगा इस डेटा सेट के साथ। देन जब हमारा वर्कफ्लो एंड होगा उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ डेटा जो है, सेकेंड रो का जो डेटा है, हम उससे प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इटरेटर जो है वो एक लूप क्रिएट करता है, रिपीटेटिव टास्क जो है उसका एक पूरा लूप क्रिएट करता है और उस पूरे डेटा को प्रोसेस करता है एक एक करके। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, वी सपोर्ट इटरेशन ऑफ मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड एट वंस। तो एक बार में आप अप टू 500 रिकॉर्ड का जो इटरेशन है वो प्रोसेस कर सकते हो, 500 रोज तक का जो डेटा है उसे प्रोसेस कर सकते हैं इटरेटर की हेल्प से। सो ये था इटरेटर दोस्तों, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एरे में हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस एरे के रिस्पॉन्स को एक एक करके इस वर्कफ्लो में प्रोसेस कर सकते हैं। तो एरे के रिस्पॉन्स को हम एक एक करके अगर प्रोसेस करना हो हमें, तो हम इटरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और स्टेप जो है हम उसे ऐड करते हैं, ऐड एक्शन स्टेप पे हम क्लिक करेंगे और चूज ऐप में हम क्योंकि एक ईमेल सेंड करना चाहते थे रिजल्ट्स के साथ, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जीमेल
और यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, सिलेक्ट करते हैं अपना एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड देन यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस में दोस्तों हमें यहाँ पे गूगल शीट से जो एरर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से रिस्पॉन्स ना मैप करते हुए इटरेटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से हम ईमेल का जो मैप रिस्पॉन्स है उससे मैप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इटरेटर के रिस्पॉन्सेज में से ईमेल को मैप करेंगे। तो यहाँ पे जो हम वर्कफ्लो सेटअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गूगल शीट से हम डेटा लेंगे, इटरेटर के हेल्प से उस डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे एंड पहली रो का डेटा प्रोसेस करते वक्त जो पहली रो में ईमेल एड्रेस का रिस्पॉन्स रिसीव होगा, जो ईमेल होगा उस ईमेल एड्रेस पे पहले हम यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड रो के डेटा को प्रोसेस करेंगे एंड देन उस सेकेंड रो में जो ईमेल एड्रेस होगा उस पर ईमेल सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैप किया रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। सीसी या बीसीसी हम किसी को ऐड नहीं करना चाहते हैं। सेंडर्स नेम में फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं पैब्ली को एंड देन ये हमसे पूछ रहा है सब्जेक्ट लाइन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में मैं ऐड करना चाहता हूँ फाइनल रिजल्ट फॉर एंड देन जो भी स्टूडेंट की क्लास थी उस क्लास को हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट की जो क्लासेस है वो भी हमारे गूगल शीट में अलग अलग है। हर स्टूडेंट का एक अलग क्लास है, अलग क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता है। तो वो भी हम इटरेटर के जो रिस्पॉन्सेज है उसमें से जो क्लास का रिस्पॉन्स है उससे यहाँ पे मैप करेंगे। तो जिस स्टूडेंट को हम ईमेल सेंड कर रहे होंगे सब्जेक्ट लाइन में जो उसका क्लास हमने गूगल शीट में एंटर किया है वही क्लास यहाँ पे मेंशन होगा। देन ये हमसे पूछा है रिप्लाई टू। तो मैं कोई रिप्लाई टू ईमेल सेंड नहीं करना चाहता एंड हमारे पास है ईमेल कंटेंट टाइप। तो जीमेल में हम दो टाइप के कंटेंट्स जो है दो टाइप के ईमेल सेंड कर सकते हैं, या तो प्लेन टेक्स्ट के साथ या फिर एचटीएमएल कंटेंट के साथ। तो हम यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो में एक प्लेन टेक्स्ट के साथ जो ईमेल है वो सेंड करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल कंटेंट। तो यहाँ पे ईमेल कंटेंट में हमारे जो ईमेल की बॉडी है हमें वो बॉडी यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम चाहते हैं हमारा ईमेल स्टार्ट हो हेलो एंड हेलो के बाद हम स्टूडेंट का नेम मेंशन करना चाहते हैं। तो इटरेटर के रेस्पॉन्सेज में से हम जो नेम है उसे यहाँ पे मैप कर देते हैं। देन मैं यहाँ पे अपना ईमेल चाहता हूँ आई होप ओके। सो ये वो ईमेल है दोस्तों जिसे हम सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इस ईमेल में इन सभी डिटेल्स के साथ जो है हम जो ईमेल है रिजल्ट जो है वो सेंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। अब इस ईमेल में हमें जो गूगल शीट में हमने रिजल्ट की डिटेल्स है, सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज है, इस डेटा को भी ऐड करना चाहते हैं। तो एक एक करके इन सभी डिटेल्स को हम इटरेटर के रिस्पॉन्सेज से मैप करेंगे उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। सो यहाँ पे हम मैप करते हैं इस ईमेल का कंटेंट और जो उनके मार्क्स है वो मार्क्स। देन हम मैप करते हैं टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी। सो कुछ इस तरीके का जो ईमेल है वो मैं सेंड करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को विद देयर रिजल्ट डिटेल्स। अब ईमेल का कंटेंट जो बॉडी है वो क्रिएट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है। अब ईमेल का जो कंटेंट है जो बॉडी है वो क्रिएट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम और अटैचमेंट, कि अगर आप चाहे तो जीमेल के इस एक्शन की हेल्प से एक फाइल जो है वो एज अटैचमेंट भी अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। आपको उस फाइल की जो लिंक है, जो यूआरएल है, वो यहाँ पे एंटर करनी है अटैचमेंट के सेक्शन में, और एक्सटेंशन के साथ जो फाइल नेम है वो भी यहाँ पे एंटर करना है। इस वीडियो में हम यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, हम कोई भी फाइल अटैचमेंट सेंड नहीं करेंगे और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और ये रिस्पॉन्स जो है ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। इस रिस्पॉन्स से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है स्टेटस सेंड, यानी कि जो ईमेल की बॉडी हमने यहाँ पे क्रिएट की थी ये ईमेल जो है इस पर्टिकुलर यूजर को जिसका ईमेल एड्रेस हमने मैप किया था इसे सेंड कर दिया गया है। तो चलिए इस ईमेल एड्रेस का जो ईमेल इनबॉक्स है उसे हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों ये रहा वो ईमेल एंड यस हम ईमेल इनबॉक्स ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेम ईमेल हमें रिसीव हो चुका है। फाइनल रिजल्ट फॉर 10 सेम सब्जेक्ट लाइन जो हमने एंटर की थी, यहाँ पे हमारे पास सेम ईमेल है विद सेम डिटेल्स, सेम रिजल्ट डिटेल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने वर्कफ्लो सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जो भी शेड्यूल टाइम जो है वो हमने एंटर किया होगा उस पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम पे ये वर्कफ्लो रन होगा एंड देन गूगल शीट से हमारे यूजर्स की डिटेल्स लेके उन्हें इटरेटर की हेल्प से एक एक करके प्रोसेस करेगा और उनके जो रिजल्ट्स है वो एज ईमेल उनकी ईमेल एड्रेस पे सेंड होंगे। सो यहाँ पे दोस्तों चलिए अभी से कुछ मिनट बाद के लिए इस वर्कफ्लो को एक बार शेड्यूल करते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 4:03 PM। सो यहाँ पे मैं इस वर्कफ्लो का जो शेड्यूल है इसमें हमने डेट आज की ऐड कर रखी थी,
टाइम जो था वो 5 पीएम का था। अब इस टाइम को मैं फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4:05 पे, 4:05 पे आए। आज जो है अब से 2 मिनट बाद ये वर्कफ्लो जो है शेड्यूल्ड है, यानी कि ये वर्कफ्लो जो है एग्जीक्यूट होगा। और अब से 2 मिनट बाद, मतलब जब ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो हमारा ईमेल इनबॉक्स है, इस ईमेल एड्रेस पे, इस ईमेल इनबॉक्स पे ये सभी स्टूडेंट के ईमेल्स जो है हमें रिसीव होते हैं। यानी कि इटरेटर की हेल्प से हम इस गूगल शीट के पूरे डेटा को एक-एक करके प्रोसेस करते हैं या नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 4:06। सो यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल टाइम था वर्कफ्लो का वो अब हो चुका है कंप्लीट, यानी कि ये वर्कफ्लो जो है एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ईमेल इनबॉक्स इन ईमेल एड्रेसेस के, कि वहाँ पे जो है रिजल्ट्स के ईमेल है या नहीं। एंड यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो सेम इनबॉक्स है जिस पे हमने ईमेल सेंड किए थे, और इस इनबॉक्स पे हमें सभी स्टूडेंट के जो ईमेल्स है वो रिसीव होते हैं। हेलो डेमो स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का नाम भी है। टेस्ट वन यूजर वन, ये भी हमारा एक स्टूडेंट था जिससे हमने रिजल्ट्स जो है उसके रिजल्ट्स के साथ, उनके डिटेल्स के साथ ईमेल पे सेंड किए हैं। और टेस्ट स्टूडेंट, वो तीनों स्टूडेंट्स दोस्तों जिसकी डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट में एंटर की थी, उन तीनों स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स एज अ ईमेल सेंड हो चुके हैं। इसका मतलब इटरेटर की हेल्प से हम एरे फॉर्मेट के जो डेटा है उससे एक एक करके जो है पूरे डेटा को प्रोसेस करते हैं, और इटरेटर की बात की जो भी सारे स्टेप्स है, उन सारे स्टेप्स को हम हर एक रिकॉर्ड के लिए परफॉर्म करते हैं। यानी इटरेटर के बाद से हम एक लूप क्रिएट करते हैं जिसमें पहले फर्स्ट सेट ऑफ डेटा के साथ वो सारे एक्शन स्टेप परफॉर्म होगी, देन सेकंड सेट ऑफ डेटा के साथ एक्शन स्टेप्स परफॉर्म होगी सभी, एंड देन थर्ड सेट ऑफ डेटा के साथ, एंड सो ऑन, जितने भी सेट ऑफ डेटा होगी अप टू 500, उन सभी के साथ जो है उन सभी डेटा को हम इटरेट करेंगे, एक एक करके प्रोसेस करेंगे। आई होप गाइस जो इटरेटर का कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल वर्किंग है और इसे हम कैसे यूज करते हैं, ये चीजें आपको इस वीडियो के बाद क्लियर होगी। इटरेटर का सबसे ज्यादा यूज हम गूगल शीट के इस एक्शन गेट रोज के साथ करते हैं, बट इनके अलावा आप किसी भी एक्शन इवेंट में जो एरे फॉर्मेट का डेटा है, उस डेटा के साथ इटरेटर का जो यूज है वो कर सकते हैं।